Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach you the students of Bihar board. The name of the book is Panorama Second. The name of the book is Panorama Second. And this is the first lesson of that very book. And the name of first lesson is The Pace for Living. The name of the first lesson is The Pace for Living, and this very chapter has been written by a British novelist named R.C. Hutchinson. अब हम ये बताने जा रहे हैं कि पेस फॉर लिविंग का क्या मतलब है। पेस का मतलब होता है गति, यानी जीवन जीने की गति अर्थात जीवन जीने की रफ्तार। ये ब्रिटिश राइटर जो हैं वो हमें बताते हैं इफ़ समवन वांट्स प्रोग्रेस इन हिज लाइफ देन ही मस्ट एक्सलरेट द स्पीड ऑफ हिज लाइफ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है तो उसे अपने जीवन की गति बढ़ानी पड़ेगी। तो जीवन की गति बढ़ानी पड़ेगी का मतलब कि दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई सीधे ढंग से जीते हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का सहारा नहीं लेते हैं। कुछ लोगों के सोचने की जो गति होती है बड़ी कम होती है, कुछ लोगों की सोच बड़ी तीव्र होती है। और ये सारा डेवलपमेंट्स, ये सारा प्रोग्रेस जो है वो हमारे सोचने की गति पर निर्भर करता है। एक बार जो ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं वो डबलिन गए, और डबलिन क्या है? डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। डबलिन आयरलैंड एक देश है, जैसे इंडिया है उसी तरह से एक देश है जिसका कि कैपिटल डबलिन है। और डबलिन जो है एक बहुत बड़ा ये है सिटी है, तो डबलिन बड़ा सिटी है। अब ये गए थे डबलिन, तो समय तो किसी तरह से पास करना है। तो इन क्या हुआ कि ये एक ड्रामा यानी एक प्ले देखने की इन्होंने योजना बनाई, और ये बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, प्ले का आनंद ले रहे थे। इन्होंने देखा कि प्ले में इन द प्ले देयर वाज एन एल्डरली पर्सन। प्ले में क्या था? एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एंड ही वाज ए कॉर्न मर्चेंट। वो एक अनाज के व्यापारी यानी मक्के के व्यापारी थे। दैट वेरी पर्सन और एल्डर पर्सन सीम टू बी वेरी सैड और डिप्रेस्ड। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास दिख पड़ा था। इट वॉज सो बिकॉज हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम एंड हिज वाइफ वॉज स्पेंडिंग $10 ऑन एवरी हॉलीडे। और उसकी पत्नी जो थी वो किसी भी हॉलीडे पर $10 खर्च करती थी। उसका भतीजा उसको चीट कर रहा था, जिससे कि वो परेशान दिख पड़ा था। वो मना भी करता था उन दोनों को, लेकिन उसकी बात वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि ये ज़माना तेज़ गति से बढ़ने वाला है और हम लोग तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बुजुर्ग महोदय तेज़ गति से नहीं बढ़ रहे हैं। जब वो अपनी पत्नी को और अपने भतीजे को कोई नसीहत देना चाहते थे तो वे लोग कहते थे कि आजकल प्लेन का स्पीड 1000 माइल पर आवर है, यानी कि प्लेन की गति 1000 मील प्रति घंटा है। आपको उसी गति से चलना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसका इंडिकेशन, उसका सिंबल यही था कि आप जो हैं ज़माने के अनुसार नहीं चल रहे हैं और आपको ज़माने के अनुसार चलना चाहिए। यानी कि मशीन का स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह मशीन का युग है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का उपयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की बात थी। तो उनकी भी बात कुछ हद तक राइटर को जची। वो जो एल्डर पर्सन थे उनकी भी बात राइटर को कुछ हद तक जची। अब वो फिर बताना चाहते हैं कि विभिन्न तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे करके वो ये बताना चाहते हैं कि पहले के लोग कैसे जीते थे, अभी के लोग कैसे जीते हैं, और दोनों में कंपैरिजन भी किया। तो
ये बता रहे हैं लेखक कि पहले के समय उनके पूर्वज जो थे उनके जीने का स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था बड़ा लो था, क्योंकि उस समय अच्छी सड़कें नहीं थी, तेज़ गति की बसें ये रेलगाड़ियाँ नहीं थी, उस समय लोग बुल्लॉक कार्ट्स में चलते थे, उस समय प्लेन पर बहुत कम लोग सफ़र करते थे, संचार की व्यवस्था ठीक नहीं थी, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन सारी चीज़ों के नहीं होने के बावजूद भी क्या था कि वो लेखक के पूर्वज अपने आप को समय के अनुसार एडजस्ट करके चलते थे, यही उनकी विशेषता थी। हालांकि लेखक आजकल के आधुनिक विचार के लोग हैं और उन्हें जीवन की तीव्र गति ही पसंद है, वो जीवन की तेज़ गति में जीना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं कार 90 किलोमीटर के स्पीड से चला सकता हूं, बशर्ते कि कार मेरी होनी चाहिए। मतलब आई कैन ड्राइव द कार एट द स्पीड ऑफ 90 बट इट इज़ द कंडीशन दैट द कार शुड बी माइन। मतलब कि मेरी गाड़ी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रात का भोजन इंग्लैंड में लेना पसंद करता हूँ और फिर दिन का भोजन न्यूयॉर्क में लेना चाहता हूँ। मतलब ये है कि वो फास्ट लाइफ में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये तो है कि हम रात का भोजन इंग्लैंड में करें, दिन का भोजन न्यूयॉर्क में करें, लेकिन उसमें हमें यात्रा का सही आनंद नहीं मिल सकता है। यात्रा का सही आनंद इसलिए नहीं मिल सकता है, यदि हम बसों से ट्रेवल करते हैं, सुंदर कोच से ट्रेवल करते हैं, तो प्राकृतिक दृश्य को हम देखते जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे आनंद के चीज़ हमें रास्ते में मिलते हैं। गाड़ियाँ रोक करके हम अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, पहाड़ियों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, नाले को देखते हैं, यानी पूरे आनंद का समय बीतता है। तो वो एक एक बारीक बारीक अंतर को बताते जा रहे हैं। यदि हम फास्ट लाइफ जीना चाहते हैं, उसमें भी थोड़ा सा इस तरह का अंतर हो जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सुलभ हो जाएगा और जीवन में बड़ा ही आनंद होगा। तो इस तरह की बातें वो बताते हैं लेखक कि वो भी एक फास्ट लाइफ जीना चाहते हैं। अब ये है कि फिर वो अपने बारे में भी बताते हैं कि वो किस तरह के जनजाति से जुड़े हुए हैं। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ही निम्न क्लास के जनजाति से जुड़े हुए हैं, जिसकी सोच भी बड़ी निम्न थी। साथ ही साथ कोई बड़े कारनामे भी उन्होंने नहीं किए, कोई बड़ा रिजल्ट प्राप्त नहीं किया, किसी बड़े पद पर नहीं गए और साथ ही साथ कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं किया उनके जाति के लोगों ने। तो हम उन्हीं के जाति से, उन्हीं कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को भी उजागर करते हैं, जैसा कि किसी भी महान व्यक्ति का गुण होता है, ये बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी में क्या होता है। तो मूवी में क्या होता है कि वो मूवी तो देखने जाते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि मेरे मनोमस्तिष्क पर वो कोहरा छाया हुआ था। कोहरा छाने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोहरा का समय होता है, कोहरा छाया हुआ रहता है, तो उस समय चीज़ें साफ दृष्टिगोचर नहीं होती हैं और क्या होता है, गाड़ियाँ भी नहीं दिखती हैं, गाड़ियाँ दूसरे से टकरा जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, यानी मन हमारा जो होता है उस कोहरे के बसीभूत हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ लेखक का भी मन कोहरे के बसीभूत हो गया है और वो अच्छी बातें सही ढंग से नहीं सोच पाते हैं। हालांकि उनका आइडियाज़, उनका नोशन, उनका ओपिनियन, उनका विचार बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा प्रभाव है जो इनहेरेंट क्वालिटी है, इनडायरेक्ट कुछ ऐसा है जिसके चलते कि वो अच्छे काम को करने से थोड़ी बाधा उनको मिलती है। अब वो फिल्म देख रहे हैं, लेकिन फिल्म में क्या था कि देयर वर 3 हीरोइंस इन द फिल्म एंड 1 हीरो। अब लेखक जो है वो लड़कियों का आना जाना फिल्म में होता है, तो वो साफ साफ नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी लड़की वास्तव में हीरोइन है। वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या जो पहली बार मैंने लड़की को देखा था इस बार भी वही लड़की है क्या। तो उसकी पत्नी बताती है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं और 3 हीरोइन जो हैं सबों का डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया कि फर्स्ट हीरोइन जो थी वो फेयर और टॉल थी, यानी पहली जो हीरोइन थी वो लंबी थी और गोरी थी। दूसरी हीरोइन जो थी वो शॉर्ट थी और फेयर थी, यानी छोटी थी
और साथ ही साथ वो भी गोरी थी। और तीसरी हीरोइन क्या थी कि वो मीडियम साइज़ की या मिडिल साइज्ड थी और ब्रूनेट थी। मतलब तीसरी हीरोइन जो थी वो मंझले कद की लड़की थी और उसके बाल कैसे थे, भूरे थे। उसने ये भी बताया कि इसमें एक हीरो है, जब वो कमरे में प्रवेश करता है, व्हेन ही इंटर्स इनटू द रूम देन ही रिमूव्स हिज हैट। तो मतलब कि जो कमरे में प्रवेश करता है तो वो अपनी टोपी को खोल के रख देता है। तो ये कहने का मतलब लेखक का है कि वो जो है किसी काम को करते हैं तो क्या करते हैं, करना तो चाहते हैं पूरे मनोयोग से, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बाधा आ जाती है। तो लेकिन हर आदमी जो कि अच्छे काम करना चाहता है, बड़े काम करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, तो उन्हें क्या होगा कि आजकल के समय के अनुसार चलना पड़ेगा। आजकल के समय का जो तीव्र गति है उसी गति से हमें चलना पड़ेगा। अगर हम डिजायर्ड वांट्स है, हमारी कोई ऐसी इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन के गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो आप स्लो मोशन में यदि चलते हैं तो आपका कोई उपाय नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट वे भी नहीं है। इसलिए लेखक ये कहना चाहते हैं इस लेसन में कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप समय के अनुसार चलिए, और अगर आप समय के अनुसार चलते हैं तो फिर आप वो चीज़ जीवन में प्राप्त कर लेते हैं जिसकी इच्छा आपको है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।